हेलो फ्रेंड्स, क्लास वन एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 8। बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। और आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। तो क्या है, जो बाजार की श्रृंखला है तो वो किस प्रकार से कपास जो उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। और इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ क्या है, खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। तो हर कड़ी के साथ क्या है, खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। और क्या है, क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरे के अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए किस प्रकार का कपास का डोडे चटक चुके हैं, पूरा फट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए महिलाएं कैसे निकाल रही है। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान सपना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है और कपास के पौधे पर आए डोडे तक, यानी जो कपास के पौधे हैं वहाँ से जो डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। तो इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। तो सपना क्या कर रही है, रुई चुन रही है और डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। तो क्या होता है, कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। तो क्या करती है, कुरनूल के जो कपास बाजार है वहाँ पर ना ले जाकर के स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। और फसल की बोनी शुरू करने के समय जो सपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊँची दाम पर, यानी बहुत ऊँची ब्याज दर पर 2500 कर्ज लिए थे। तो 2500 कर्ज पर लिए थे। कितने रुपये, 2500। तो उस समय स्थानीय व्यापारियों ने सपना को एक शर्त मानने के लिए क्या किया था, सहमत कर लिया था। और उसने सपना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। तो उन्होंने क्या किया था कि तुम्हारे जो फसल है कपास के, तो वो सारे फसल हमें ही बेचेगी, सारे रुई हमें ही बेचेगी। इसलिए उसे वहाँ पर बेचना पड़ा। अब देखिए, एक कुरनूल की एक कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। जिनिंग मिले कपास खरीद लेते हैं, यानी चरण फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। देखिए जिनिंग मिले कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। तो जिनिंग मिल क्या करती है, कपास से जो बीज होते हैं ना काले, तो उस बीज को हटाकर फिर उसको क्या करते हैं, दबाकर कपास के गट्ठर बनाते हैं, मतलब एक गट्ठर बना देते हैं बड़ा सा, ठीक है। और सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। तो चौथा चरण में क्या होता है, जो सूत काटने की मिल होती है तो कपास के गट्ठर खरीद लेती है। और पांचवा चरण में सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती है। फिर छठा चरण में देखेंगे तो सूत काटने की क्या होती है, जो सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है। आगे देखेंगे, एक कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। तो जो कपास की खेती होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की निवेश करनी पड़ती है। जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि, इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। जो उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, तो इन सारी चीज़ों पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। तो क्या होता है, जो प्राय किसान होते हैं ना, तो प्राय छोटे किसानों को इन सारे खर्चों की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता था। और व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तो रहे थे। तो व्यापारी के जो स्थान है तो वहाँ पर उसके 2 आदमी रुई के बोरे तो रहे थे। और 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से 6000 की हुई। और व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और सपना को 3000 ही दे दिए। तो जो 2500 रुपया उनको उधार दिए थे, तो उसमें से ब्याज समेत 3000 रुपया काट लिए और 3000 रुपया सपना को दे दिए। अब देखते हैं सपना केवल 3000 रुपया। तो सपना बोले केवल 3000 रुपया। तो फिर व्यापारी बोल रहे रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई। तो व्यापारी बोल रहे नहीं, रुई तो बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत सारी रुई आ गई। तो फिर सपना बोले इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। तो सपना कर रही थी, इस बार मुझे उम्मीद थी कि अच्छा पैसा मिलेंगे और मैंने 4 महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तब ये रुई इतना बढ़िया और साफ़ हुआ है और इस बार मुझे अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद थी। तो फिर व्यापारी कह रहे हैं, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, मुझे व्यापारी इतनी भी नहीं, क्या कहेंगे, दूसरे व्यापारी हैं तो वो इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो क्या करेंगे कि आप कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता
आओ, तो कुरनूल की बाजार जाकर के पता लगा के आ सकते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं व्यापारी। फिर सपना बोल रही, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकता हूँ। मैं तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। तो फिर वो बोल रही कि मेरी तो उम्मीद यही था कि मेरा कुछ महीना गुजारा अच्छा से चल सके, लेकिन आपको नाराज़ होने का कोई बात नहीं है, ठीक है, ये मेरी उम्मीद थी। ये सपना कर रही है ना। तो यद्यपि सपना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, तो सपना को पता है कि प्रति क्विंटल मतलब 1 क्विंटल का दाम 1800 रुपया हो सकती है। लेकिन वो आगे बहस नहीं करती, वो क्या करते, वो आगे बहस नहीं करती, क्योंकि वो उनसे कर्ज ले चुके थे। और क्या है, व्यापारी जो गांव का शक्तिशाली आदमी थे, और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी हो गया, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है, तो उनकी कोई आय भी नहीं होती है, और इस समय क्या होता है, केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय कम, जो कपास की पैदावार होने के बाद भी सपना की आय क्या हो गया, उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा लेती है। तो अगर वो मजदूरी करके कमा लेती थी तो उससे थोड़ा ही पैसा ज़्यादा कपास के पैदा होने से, मतलब कपास के उत्पादन होने से उनको फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इरोड का कपड़ा बाज़ार। ये इरोड का कपड़ा बाज़ार है। देखिए, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला जो इरोड का कपड़ा बाजार है, संसार के विशाल बाजारों में से एक है। तो कहाँ लगता है, तमिलनाडु का जो सप्ताह में 2 बार लगता है, तो ये संसार में विशाल बाजार में से क्या है, एक है। और इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। तो इस बाज़ार में बहुत सारे प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं, और आसपास का जो गांव होता है ना, वहाँ से बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं। तो जो बाजार के पास है, तो उसके पास क्या है, कपड़ा व्यापारियों के एक कार्यालय है, और जो इस कपड़े को खरीदते हैं। और दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। तो दक्षिण भारत के अन्य सारे व्यापारी भी हैं, तो वे सब भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। तो जो बाजार है ना, तो बाजार के दिनों में क्या होंगे, वो बुनकर भी मिल जाएंगे जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे ऑर्डर आते हैं उसी के अनुसार देश व विदेश के अन्य वस्त्र निर्माताओं को क्या करते हैं, कपड़ा का निर्यात करता है, उसके ऑर्डर का अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है, और निम्नलिखित उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। देखिए, फर्स्ट वाला में ये क्या है, बाजार में ये एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, और जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलता रहता है, वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। तो यह एक व्यापारी का दुकान है, और कई सालों से उसमें क्या है, व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है, कांटेक्ट कर लिया, फिर जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलता रहता है, और वे अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं, सूत खरीद कर, वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। फिर ये दूसरा नंबर में क्या है, जो कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गाँव में रहते हैं। तो ये दूसरा नंबर वाला क्या है, ये कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हुए व्यापारियों से सूत ले आते हैं, और क्या कहते हैं, बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। तो बुनाई करने के लिए क्या करते हैं, करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही क्या कर लिया, व्यवस्था कर रखी है। और इस तस्वीर में हम लोग आप ऐसे घर में रखे हुए पावर लूम, मतलब ऐसे घर में रखे हुए देखिए पावर लूम है, और बिजली चालित करगे हैं। तो क्या है, और बिजली चालित, जिसको बिजली चालित करगे कहते हैं। पावर लूम को क्या कहेंगे, जो बिजली से चलने वाला करगा होता है। हाँ, फोन को। तो फिर क्या है, बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करगे तक होते हैं, और जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करगों पर क्या करती है, बनाई जाती है। तीसरा नंबर का देखिए, ये बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं, और इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं,
और व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। देखिए किस प्रकार से ये बुनकर लोग बैठे हुए हैं। दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। यानी दादन व्यवस्था क्या है? जो बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं तो उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। अब बुनकर व्यापारी से सूत काट लेते हैं। क्या करते हैं? बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होती है। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। जो बुनकर है उसको सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। और बुनकरों को जो प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। इस प्रकार से उन्हें 2 लाभ मिलती है। ठीक है। जो कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। और बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखाने को बेचते हैं और इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। और बुनकर अपनी सारी जो जमा पूंजियाँ लगाकर या उचित ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं और एक करघे का मूल्य जो 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। और इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। तो इतने सारे निवेश करने के बाद फिर मात्र उन्हें 3,500 ही यानी 35 रुपया ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। तो जो व्यापारी और बुनकरों की यह व्यवस्था है तो ये क्या है? दादन व्यवस्था। पुटिंग आउट सिस्टम। तो क्या होगी? ये पुटिंग आउट सिस्टम यानी दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। फिर दादन व्यवस्था के उदाहरण है जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है। व्यापारी क्या करता है? कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो फिर जो व्यापारी कच्चा माल दिया फिर उससे तैयार माल प्राप्त हुआ। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। तो भारत के अनेक क्षेत्र में क्या होता है? कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकर को बहुत कम पैसे देते हैं। तो क्या होता है? जो बुनकर होता है उनको व्यापारी लोग बुनकरों को बहुत कम पैसा देता है और व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है, तो सहकारी मतलब साथ में, तो इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है और इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ा का क्या होता है? जो बुनकर होता है तो कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है ना। कभी कभी जो सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार क्या करती है? स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की तो फिर क्या होता है? जो सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है और इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर समिति यानी बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर क्या करते हैं? को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। तो को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है और आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। किस प्रकार से बटन टाँक रही है? ठीक है। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है और वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है और फिर कमीजों की विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं।
ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं और वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर क्या करते हैं, माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर या सामान दोषयुक्त हो, माल देने पर देरी हो तो बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्फैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है और इसका आशा यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो वो उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की जो मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है, तो काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 प्रतिमाह होता है। स्त्रियों को सहायता के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है और इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। तो स्त्रियां क्या करती है, बटन टाँकने, धागे काटने और इस्त्री करने, पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है। आगे देखेंगे मजदूरों का भुगतान। यहाँ पर दर्जी है 3000 प्रतिमाह, इस्त्री करने वाला 1.5 रुपया प्रति पीस और जांच करना 2000 प्रतिमाह, धागे काटना हुआ, बटन लगाना कितना हो गया 1500 रुपया प्रतिमाह। इस प्रकार से एक मजदूरी का भुगतान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है और इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। तो $1 कमीज का दाम कितना है 26, एक कमीज का दाम कितना है $26, तो हर कमीज कितना हो जाए $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है। दिए गए चित्र अनुसार रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। कमीजों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात से कमीजें कितना रुपया में खरीदा, फिर प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी, फिर उसने क्या किया, संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। तो देखिए क्रय मूल्य इसका कितना है 300 रुपया में खरीदा। भंडारण कितना हो गया 200 रुपया, फिर विज्ञापन में कितना 400 रुपया, फिर टोटल लाभ कितना हो गया 900। तो उसको कितना लागत लगा 900 रुपया और बेचा कितना 1800 में। तो इसके बाद स्टोर में रखने, दर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कितना कमीज रुपया 900 लागत की पड़ी, जबकि वो उसे 1800 में बेचता है। तो एक कमीज पर उसे 900 का मुनाफा हुआ और जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची और कपड़ा व कमीज में लगने वाले वस्त्र निर्यातक है तो उन्होंने क्या किया 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची और कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपया प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी ₹25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। और क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं, तो कीजिएगा गणना। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है, तो बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। तो आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से
लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। तो कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। और क्या आप इस तालिका से उन्हें दर्शा सकते हैं? तो यहाँ पर जो तालिका है उसको बनाकर देखिएगा। अब देखेंगे बाजार में समानता। विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया और उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। और दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपने रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है और बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। और इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? तो प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी, उचित पैसा मिलना चाहिए, और फिर चाहे वह कांता हो या सपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो फिर वह अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे ना। देखिए, क्या आप जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते तो उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है। एक और बाजार लोगों को काम करने, फिर उन लोगों को उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है। तो जो वे उगाते या बनाते हैं, तो किसान यहाँ रुई बेच सकता है। किसान क्या करता है, यहाँ रुई बेच सकता है, तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। और ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों तो क्या है, जो शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। और ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़ी ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटी किसान सपना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। तो एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है ना। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। और इन समस्या के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। तो क्या है, उत्पादक मिलकर क्या किए, सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। तो इस प्रकार से जो उत्पादक है मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए और फिर कानूनों का क्या करेंगे, दृढ़ता से पालन हो, उसको दृढ़ता से पालन करना हो। जैसे सतत विकास लक्ष्य 8, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, इस प्रकार से दिया हुआ है चित्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ।